नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लाए हैं संस्कृत शिक्षण की विधियां। संस्कृत शिक्षण की विधियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके बीच अंतर क्या होता है, उनके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं और प्रश्नों की भाषा कैसी हो, आप प्रश्न को पहचानें कैसे, इन सब के बारे में आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल होगा जो विभिन्न प्रकार की टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे एमपीटेट हो, चाहे सीजीटेट हो। यद्यपि सीजीटेट में संस्कृत नहीं आता है, परंतु रीट हो या केवीएस एनवीएस हो, तो हर व्यक्ति के लिए यह इक्वली हेल्पफुल होगा। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से परिचित होने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। परंतु मैं यह सबसे पहले यह बता देना चाहूँगा कि जो व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में हो अथवा जिनको सिर्फ क्विक रिवीजन करना हो, उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल नहीं होगा। यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उनसे आप परिचित हो सकें, उनको पहचान सकें और बिना किसी गलती के उन्हें हल कर सकें। यहाँ पर मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि हर बार प्रश्न वही आते हैं, लेकिन उनकी भाषा इस प्रकार से बदल दी जाती है कि वो आपको समझ में नहीं आते हैं और आप गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पर संस्कृत शिक्षण की विधियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: प्राचीन विधि, नवीन विधि और नवीनतम विधि। तो आज हम लोग प्राचीन विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राचीन विधियां कितने प्रकार की होती हैं और उनको हम लोग पहचानें कैसे। तो प्राचीन विधियों के कई प्रकार बताए गए हैं। उनमें है व्याकरण विधि, मौखिक विधि, सूत्र विधि, कथानक विधि, संभाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, पारायण विधि, व्याख्या विधि, अनुवाद विधि, कक्षा नायक विधि। इन विभिन्न प्रकार की विधियों को देखकर आप परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को इतना आसानी के साथ एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पर आपके परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न कभी नहीं किए जाते हैं कि कितने प्रकार की विधियाँ होती हैं या उनका नाम बताइए। वैसे भी आप लोगों का प्रश्न एमसीक्यू टाइप होता है जो प्रत्यभिज्ञान पर आधारित होता है, मतलब आपको पहचानना होता है सही उत्तर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन विधियाँ के विभिन्न प्रकार जो हैं उनके बारे में। सबसे पहली विधि हम लोग भाषण विधि के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। भाषण विधि जो है इसे व्याख्यान विधि भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि व्याख्यान और व्याख्या के बीच अंतर करना कभी मत भूलिएगा। व्याख्यान और व्याख्या के बीच बहुत बड़ा अंतर है। व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्यान का मतलब हो जाएगा कि लेक्चर देना किसी विषय पर। तो भाषण विधि को व्याख्यान विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक किसी विषय पर अपने विचार विस्तार से प्रस्तुत करता है। किसी भी बिंदु पर कोई भी बिंदु अगर शिक्षक को दिया जाए और कक्षा अगर बड़ी हो मतलब उसमें छात्र ज़्यादा हो और उच्च स्तर की कक्षा हो, उसके लिए भाषण विधि उपयुक्त होती है, क्योंकि वो आपके विचारों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यद्यपि हमें बालक के स्तर पर जाकर ही भाषण देना चाहिए, बोलना चाहिए। तो भाषण विधि व्याख्यान विधि ही है और इसमें किसी विषय को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब इसमें संश्लेषण या विश्लेषण नहीं किया जाएगा, एक लगातार यद्यपि विषय को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये भाषण विधि होगी। अगली विधि जो है वो है पारायण विधि। पारायण विधि के अंतर्गत किसी ग्रंथ या विषय वस्तु को बार बार पढ़ करके कंठस्थ किया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि पारायण विधि का जो आधार है वो स्टूडेंट है। यद्यपि इसमें शिक्षक दिशा निर्देश करेगा, शिक्षक ने दिशा निर्देश कर दिया कि आपको इस विषय को अथवा इस सूत्र को या इस भाग को याद करना है, तो उसमें निर्देश दे दिया जाता है और बालक उसे याद करके सुनाता है। इस विधि के अंतर्गत किसी ग्रंथ या विषय वस्तु को बार बार पढ़ करके कंठस्थ किया जाता है। यह विधि सूत्र विधि तथा व्याकरण विधि के लिए आधार स्वरूप है, क्योंकि सूत्र विधि में सूत्रों का उपयोग होता है जिन्हें कंठस्थ करना होता है, तथा व्याकरण विधि में भी सूत्रों व नियमों को याद करना होता है। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा पारायण विधि का इजाद क्यों किया गया, पारायण विधि क्यों प्रस्तुत की गई। तो आप लोगों को जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी और उसमें विद्यार्थी गुरु के यहाँ जा कर के अध्ययन करते थे और उस समय हमारे यहाँ लेखन सामग्री का अभाव हुआ करता था। अभाव पूरी तरह से नहीं पर बहुत कम उपलब्ध होता था। तो पारायण विधि को इसलिए प्रस्तुत किया गया ताकि विद्यार्थी अपने ज्ञान को संग्रहित कर सकें अपने मस्तिष्क में,
ताकि कहीं भी उसे प्रस्तुत कर सकें, वाद विवाद में भी आसानी हो और उसको अगली पीढ़ी तक संचारित कर सकें। तो पारायण विधि का ये उद्देश्य हुआ करता था। पारायण विधि का उपयोग हर जगह होता है क्योंकि इसमें याद करवा दिया जाता है किसी भी नियम को, और हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे नियम या सूत्र ही आधार होते हैं, विशेषकर व्याकरण में। अगली विधि को हम लोग देखेंगे कथानक विधि। कथानक विधि के अंतर्गत विभिन्न कथाओं के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे हितोपदेश अथवा पंचतंत्र की कहानियां। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हितोपदेश के बारे में आप लोग शायद जानते हो। हितोपदेश जो नारायण पंडित द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें विभिन्न भाग हैं। तो हितोपदेश का जो मुख्य उद्देश्य था कि एक राजा के जो मूर्ख बालक थे, लड़के पुत्र थे, तो उनको ज्ञानवान बनाने के लिए, उनको विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के लिए हितोपदेश की रचना की गई थी विभिन्न कथाओं के माध्यम से। ऐसे ही इसमें भी कथानक प्रस्तुत कर दिया जाता है, अर्थात कथा के माध्यम से उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। अगली विधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं संप्रेषण विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। संप्रेषण का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट जो होता है वो किसी भी तरह से एक पाक्षिक नहीं हो सकता है ना, एक पक्ष से नहीं होगा। कम्युनिकेशन जो होता है दोनों तरफ से होगा। यदि मैं आपसे कोई भी बात कह रहा हूं और आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसका मतलब एक संप्रेषण पूरा नहीं हुआ। तो संप्रेषण विधि में परस्पर संवाद किया जाता है, बातचीत की जाती है। यह संवाद गुरु शिष्य तथा सहपाठियों के मध्य हो सकता है, मतलब गुरु और चेला के बीच में भी हो सकता है और आपस में कक्षा के विद्यार्थियों के बीच भी हो सकता है। इसे वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं। इसी पर आधारित होती है संप्रेषण विधि पर, इससे मिलती जुलती विधि है वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि का आधार ये का उद्देश्य जो होता है उसमें कि विद्यार्थी किसी विषय पर कितना पारंगत है, कितना उनकी पकड़ है उस विषय पर, उसे वो प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा वाद विवाद विधि का उपयोग हम लोग क्यों करें, इससे वाचन कौशल का उपयोग, मतलब वो अपनी अभिव्यक्ति अच्छी तरह से दे सकते हैं। तो संप्रेषण विधि इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली विधि है व्याकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि सूत्र विधि और व्याकरण विधि के लिए आधार है पारायण विधि। तो पारायण विधि आधार किस प्रकार से होगी, इसे अब आप समझ सकते हैं कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। और व्याकरण के नियमों को ज्ञान तो करा दिया गया, लेकिन उसे बच्चे याद कैसे करेंगे, पारायण विधि से। और व्याकरण के नियमों को सूत्रों को व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से रटा दिया जाता है। जैसे आप लोगों को बता दिया गया कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, तो यहाँ पर अब इसको उपयोग किया जा सकता है कहीं पर भी, या कि आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है। अब उसे हम संधि में उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले नियम बता दिया गया कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, ऋतुलसानाम तालु, इचुएसानाम, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के नियमों को बता दिया गया। तो व्याकरण विधि में सबसे पहले नियमों को बताया जाएगा, उसके बाद उन नियमों और सूत्रों के माध्यम से उसे रटा दिया जाएगा और उसका फिर उपयोग वाक्य रचना, शब्द रचना में किया जाएगा। अगली विधि है मौखिक विधि। मौखिक विधि के अंतर्गत कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है। यह विधि तब उपयोगी हुई थी जब लेखन कला का अभाव जैसा था, इसे कंठस्थीकरण विधि कहते हैं। ये मौखिक विधि पारायण विधि से मिलती जुलती विधि है, लेकिन यहाँ पर जानने की जरूरत है आपको कि मौखिक विधि उपयोगी हो जाती है इसमें, जैसे वेद का पारायण करना है। तो वेद जो है उसके पहले, ये पवित्र जो वेद हैं इनको पहले लिखा नहीं गया था, लेखन कला नहीं थी, तो पहले इनको कंठस्थ किया गया था और इसे कंठस्थीकरण विधि भी कहते हैं। ये विधि है व्याख्या विधि। इस विधि के अंतर्गत किसी विषय पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि कालिदास की उपमा कालिदासस्य। व्याख्यान विधि के अंतर्गत किसी विषय वस्तु को विभिन्न खंडों में तोड़कर उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वास्तविक अर्थ को प्रस्तुत किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, वास्तविक अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो शिक्षक है वो अन्वय कर सकता है। इसके अलावा विभिन्न शब्दों का अर्थ प्रस्तुत करते हुए वो और
किसी भी विषय वस्तु को विभिन्न खंडों में तोड़ करके, जैसे कि आपको उपमा कालिदास बताना है तो वहां पर आपने विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए और उन विभिन्न उदाहरणों के आधार पर आपने उन विभिन्न उदाहरणों को आपने समाप्त किया और सारांशतः प्रस्तुत किया किस प्रकार से उपमा कालिदास की प्रसिद्ध है, जगत प्रसिद्ध है। तो इसमें विश्लेषण और संश्लेषण दोनों प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि, तो व्याख्यान विधि का उपयोग किस लेवल पर करेंगे, तो इसको उच्च स्तर पर ही करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए उपयोग नहीं होती है, क्योंकि वो बच्चे इसको अपने मस्तिष्क के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे। तो व्याख्या विधि उच्च स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर हो या उच्च स्तर माध्यमिक स्तर। अगली विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि के अंतर्गत बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह देने का भाव रहता है। यह विधि तब उपयोग होती है जब हमारे पास लिखने के लिए सामग्री कम हो और भाव ज्यादा कहना होता है, जैसे इचु यशानाम तालु। यहाँ पर और एक चीज जोड़ लीजिए कि जब हमारे पास लिखने के लिए सामग्री कम हो और समय का भी अभाव है, जैसे पाणिनि जी ने विभिन्न प्रकार अष्टाध्यायी की रचना कर दी, विभिन्न प्रकार की नहीं, क्षम्यतां, अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी में उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूत्र लिखे। तो अब आप अगर प्राचीन ग्रंथों को देखें तो वहां पर सूत्र एकदम सटे सटे हुए लिखे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास लिखने के लिए सामग्री कम हुआ करती थी। तो तब उस कारण से सूत्र विधि का इजाद किया गया। इसके अलावा कम शब्दों में बहुत सारी चीजों को प्रस्तुत करना है, जैसे इचु यसानाम तालु। आप इसमें देखिए, इचु यसानाम तालु का मतलब यही है कि इकार जो है, च वर्ग जो है, य है और श है और न है, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु होगा। न नहीं, श, या और श तक, इन सब का उच्चारण स्थान तालु होगा। अब एक ही दो शब्द में यहाँ पर आपको पूरे 2 लाइन का वाक्य कह दिया गया। तो इस प्रकार के से गागर में सागर भरने जैसी ये विधि होती है। अगली जो विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसे कहा जाता है कि सुकरात ने इजाद किया था और हमारे यहाँ संवाद के रूप में यह चलती रही है। यहाँ पर जानने की जरूरत है आपको कि संवाद विधि अर्थात संप्रेषण और प्रश्नोत्तर के बीच थोड़ा सा अंतर है। संवाद विधि में उसमें सीधे सीधे प्रश्नों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उसमें आपस में विमर्श किया जाता है। और प्रश्नोत्तर विधि में सीधे शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न करता है अथवा विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान शिक्षक से प्राप्त करता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विभिन्न प्रकार की शंकाओं का समाधान करते हैं, तो एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके अध्यापन कार्य होता है। तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि भी आप उच्च स्तर के लिए उपयोगी मान सकते हैं। अगली विधि है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि इस समय तो हमारे यहाँ अनुवाद विधि ही चलती है। इसके पहले ये प्राचीन विधि में सम्मिलित तो हो सकती है, जैसे कि अब इसमें भाषा अनुवाद भी हो सकता है और भावानुवाद भी हो सकता है। इस विधि के अंतर्गत संस्कृत भाषा किसी विषय वस्तु को बालक की मातृभाषा या विद्यालय की भाषा में अनुवाद करके प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न शब्दों का अर्थ बताते हुए विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। मतलब यह है कि जैसे कि हमें आपको पढ़ाना है मेघदूतम, तो मेघदूतम में जो विभिन्न प्रकार के श्लोक हैं, जो भी पद्यांश है, उसे हमें प्रस्तुत करने के लिए हम उसमें जो शब्द आए हैं उनको हम अन्वय करके आपको बताएंगे। तो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी में जिस भाषा में बताएं वो अनुवाद विधि होगी। यद्यपि मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ये गलती से यहाँ पर लिख दिया गया है कि अनुवाद विधि एक प्राचीन विधि है, ये नवीन विधि है। इसके पहले हमारे यहाँ प्रत्यक्ष विधि चलती थी अनुवाद विधि की जगह पर। फिर भी आप इसको समझ लिए हैं, कोई बात नहीं। कक्षा नायक विधि यह तो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो इस समय अवधारणा है मॉनिटर की, तो क्लास मॉनिटर जो होता है वो शरीर से या बुद्धि से भी, वो मुख्य रूप से बुद्धि पर आधारित ही एक कक्षा नायक तैयार किया जाता है, जिसे मॉनिटर कहते हैं हम। तो इस विधि के अंतर्गत सबसे प्रबुद्ध छात्र अथवा छात्रा को कक्षा में पढ़ाने के लिए लगाया जाता है। यदि गुरु किसी कार्यवश, यहाँ व्यवहार नहीं होगा, कार्यवश व्यस्त हैं, तो कक्षा का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी अपनी पूरी कक्षा को संबोधित करता है। अर्थात गुरु जी किसी बहुत ही जरूरी काम में व्यस्त हैं, तो उनकी जगह पर एक सबसे बुद्धिमान जो है, जो बालक, वो उसको संभालेगा उस कक्षा को। कक्षा नायक विधि ये तो बहुत ही आसान विधि है, और परंतु इसे आपने अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा
कि नवीन विधियां क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं। ये प्राचीन विधियों का वीडियो आप लोगों के लिए समाप्त होता है। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा वीडियो में जो कुछ आपको कमियां लगे हमारे उच्चारण में, हमारे आवाज़ में अथवा हमारे कंटेंट में, उसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि ये ऑथेंटिक जो आपको जानकारी है तथा उपयोगी जानकारी अगर आपको लगती है तो इसे सभी लाभान्वित हों। इस प्रकार से इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा तथा आगामी वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आगामी वीडियो में हम आप लोगों के लिए नवीन विधियां तथा नवीनतम उपागम क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज के लिए वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।